डॉक्टर साहब, अब बहुत खांसी आ रहा है, कपार भी बहुत फिर आ रहा है। हमारा इलाज कर दो, नहीं तो मर जाएंगे। शक्कर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। मर जाएंगे डॉक्टर साहब, बचाओ मालिक, बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। लो, शुरू हो गया। अब यहाँ से इन सब की तबीयत जल्दी जल्दी बिगड़ेगी और अंत में सबके सब मर जाएंगे। ओ जीजा भाई, जाकर पता करो कि भीम और जिन लोगों के साथ गया है वो, उन्होंने दवा के पैसे का इंतजाम किया कि नहीं। तो जल्दी जाओ। लोग अभी तक गए नहीं, अभी तक खाने क्यों? चीखो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ। तुम लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाओगे और हॉस्पिटल में तुम्हारा ये हो जाएगा। सुनिए, वहाँ अस्पताल में सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या? डॉक्टर ने कहा है अगर अब भी इलाज नहीं होगा तो एक एक करके सब लोग मर जाएंगे। ये तो कितना बुरा होगा। भीमराव, अब तो मुआवजा मिलने से रहा, तो ये सोच के दवा के पैसे कैसे लाएगा? अब क्या तरीका है बताओ? भीम, अब क्या करोगे तुम? काकी, पहले चाल चलते हैं, वहां जाके मैं सबको बताऊंगा कि क्या करना है। आइए। जीजा भाई, तुम अस्पताल जाओ, बाकी लोगों का ख्याल रखो। जाओ जल्दी। कोई आइडिया है ये भीमराव क्या करने गया होगा? बड़े साहब जी, भीमराव चाल गया है। मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। ये भीमराव और उसकी पलटन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बड़े साहब जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। ये दोनों तो वैसे ही बड़बोले हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अति आत्मविश्वास से भरे हुए। और आपको क्या लगता है कि इनके कहने पर महानगर पालिका के अधिकारी कोई सख्त कदम उठाएंगे? और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही ये खुशखबरी आ जाएगी कि भीम की चाल के लोग मर गए। चीजों को अब हल्के में नहीं ले सकते हैं। You are right. लेकिन हमें हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तब बताता, फिलहाल मैं थाने जाके आता हूँ। बड़े साहब जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा? कल सुबह तक कैसे भी करके उस पानी के खान की डिटेल रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है। पता चला कि उन्होंने मुझे ही जेल में डाल दिया। सर, आपने मुझे बुलाया सर? काश तुम इस नरोत्तम को पकड़ लेते, ये सारी परेशानी ना होती। क्या लिखो रिपोर्ट में कि नरोत्तम भाग गया?
मेरा तो सर टेंशन से फटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कोई दवाई ला के दो मुझे। बड़े साहब जी, हमारा भाई लंदन से कुछ दवाइयां लाया था, बहुत ही असरदार है, लेते ही आपको आराम आएगा। एक काम करते हैं, हम खुद ही आपके लिए दवा लेकर आते हैं। दरोगा, क्या लिखूं रिपोर्ट में? बताओ दरोगा। सर, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? और सर, इससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये तो और भी अच्छा है। बड़े साहब जी, देखिए, हमने हर बार अपने पूरे मन से आपका साथ दिया। आपने जो कहा हमने वो किया। आप हमें धोखा दे रहे हैं, ये पाप है। अच्छा, तो जो आपने नरोत्तम के साथ किया वो क्या था? वो पाप नहीं था? उसने भी तो आपकी हर बात मानी थी। आपने जैसा बोला वैसा किया। आप कर रहे तो अमृत और हम कर रहे तो जहर। शासन वर्ग का आदमी है। शासन वर्ग में बाबू को के काम नहीं चलता। जो समय पे राइट डिसीजन ले वही टिकता है, और कुर्सी के लिए तो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तभी तो 300-400 की संख्या में आने के बावजूद भी हम शासक बन गए, और तुम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी गुलाम ही रहे। वो सच कहते हैं कि तुम लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह से भरोसा ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। रोगा, ले जाओ इसे। चलिए थाने। अपनी औकात में रह। मैं हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा सोच लेना। और ये फिरंगी, ये बाहर के देश से आया हुआ है, इसका साथ दे रहे हो? ये मत भूलो कि हम इसी देश के एक साथ रहते हैं। हमारा साथ दो दरोगा, हमारा साथ। वाह वाह प्रचंड देव जी, वाह। कल तक आप इनके साथ थे तो सब ठीक था, और आज हम इनके साथ हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आज हमारे दो दुश्मनों का हिसाब हो गया। नरोत्तम जोशी लंदन भाग गया और प्रचंड देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे ये क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ हो? अरे सही कह रहा हूं जोखू भाऊ। प्रचंड देव को पुलिस रस्सी से बांधकर खींचते हुए लेकर जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। ए नंदू, झूठ मत बोलो। अरे प्रचंड देव जी और नरोत्तम जोशी समाज के माई बाप हैं, और उनको भला पुलिस ऐसे पकड़ के ले जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ? हितेश भाऊ, एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, है ना भीमराव? सही कह रहे हो आप काका। और अगर सच में पुलिस प्रचंड देव को पकड़कर ले जा रही है तो ये कानून की सबसे बड़ी जीत है। दरोगा, इन छोटी जात वालों के सामने हमें सरेआम बेइज्जत मत कर। जल्दी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से।
क्या बोला तुमने? फिर से कहो। दरोगा, तुम ही बता दो, क्या कहा इसने? सर, इन्होंने कहा कि इसे यहाँ से जल्दी ले जाए, ऐसे यहाँ सामाजिक बेइज्जती ना करे। अपराधी की कोई इज्जत नहीं होती। ये एक अपराधी है, समाज का अपराधी है। ध्यान से देखो इसे, देखो सुबह। देखा और सबक ला, आगे से कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा, भले वो छोटी जात का भी क्यों ना है। ध्यान से समझ लो कि प्रशासन किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगा, इसीलिए समाज में सब लोग अच्छे से रहें और एक दूसरे की मदद करो। भीमराव, अभी तो बहुत खुश हो गए थे। प्रचंड देव को हम लोग ने गिरफ्तार कर दिया और ये नरोत्तम तो लंदन भाग गया। नहीं डेविड जी, हमें अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बस आधा न्याय है। चलो दरोगा। नहीं, ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। ऐसे न्याय को न्याय नहीं कहा जा सकता। सालों से यही होता आ रहा है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वो न्याय को हर बार अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है। और फिर ऐसे न्याय का कोई तात्पर्य भी नहीं होता। जो भी हो, लेकिन आज हमें जश्न मनाना चाहिए कि आज हमारे दो दुश्मन कम हो गए। एक तो जेल चला गया और दूसरा भाग ही गया। हाँ, इस बात का तो जश्न मनाना ही चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज का जश्न मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? जरूर मनाना चाहिए। किस बात का जश्न मनाओगी रमा? किसी के जेल जाने का या अत्याचार के खत्म होने का? लेकिन भीम, दोनों में फर्क क्या है? एक ही तो बात है। नहीं अम्मा, दोनों में बहुत फर्क है। हमें पापी के नाश का, उसे सजा मिलने का जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें पाप के नाश का, अत्याचार के खत्म होने का जश्न मनाना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, हम लोग अपराधी के पकड़े जाए का जश्न नहीं मनाते हैं, लेकिन कम से कम अपराध खत्म होए का तो जश्न मना सकत है ना। अब देखना ये है कि ये हितेश भाव अजोहू का करी है। अपने मालिक लोग के जाए के दुख में दुखी हुई हैं, ये हमारे जश्न में शामिल हुई हैं। अरे हम इतने बुरे थोड़ी ना हैं
जो अपनी ही जात के विरोधी के खात्मे पर जश्न में मनाए? मनाएंगे क्या जोकू? हाँ मनाएंगे, हम लोग जश्न मनाएंगे। अब जश्न की तैयारी शुरू की जाए। आज हमारी जात की जीत हुई है। पहले इन फूलों को अच्छे से देख तो ले। छोटी जात का होकर छोटी जात के बीच फूल बेचता है, हाँ? जबकि ये फूल हम ऊंची जात वालों के लिए बने हैं। देखा? हाँ? अब ध्यान से देख कि ऊंची जात के ये फूल दिखते कैसे हैं। दिखा? दिखा कि नहीं? दिखा ना? अब इसी हालत में अपनी चाल में वापस जा और अपनी दुकान में रखे फूलों को ध्यान से देख और अंतर ढूंढ कि तेरे जैसे छोटी जात के लोगों के फूल दिखते कैसे हैं। और जब तुझे फूलों का अंतर समझ में आ जाएगा ना, तब हम तुझे हम इंसानों के बीच का अंतर समझाएंगे। रे 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 रे, कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। अशुद्ध हो गया मैं तो कि किसे छू लिया मैंने। अरे अभी तक यहीं बैठा है? तेरे बाप की जमीन है ये, हाँ? चल उठ, उठ। अरे सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? उठ, जल्दी उठ। चल निकल यहां से, निकल। हसन, रास्ते में अपना ये चेहरा साफ मत करना। नहीं तो अगली बार तेरा चेहरा जमीन में गाड़ देंगे हम। हंसिए। क्यों हंसू? हंसिए तो। लेकिन क्यों हंसू? हंसिए नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हंसिए। अच्छा ठीक है, हंस रहा हूँ, लेकिन बस 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 रमा, अभी बताओ ये सब क्यों कर रही हो? बस थोड़ी देर के लिए भीमराव अम्बेडकर के साथ एक पति पत्नी की तरह रहने की कोशिश कर रही थी। मतलब? हम तो रोज ही रहते हैं पति पत्नी की तरह। नहीं रहते। आप समझाते हुए, मुद्दों पे बात करते हुए, लोगों की परेशानियां सुनते हुए या फिर अपने विचार बताते हुए मेरे पति नहीं लगते, बल्कि पूरे समाज के नायक लगते हैं। और उस समय मैं भी आपकी पत्नी कम और समाज का हिस्सा ज्यादा लगने लगती। लेकिन अब जब मैं अकेले ही बोल रही थी और आप आवाज से देख रहे थे, और फिर मैं आपके हाथ झुला रही थी और आप हंस रहे थे ना, तब आप मेरे पति लग रहे थे। क्या करूं मैं रमा? मैं अपने लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं।
और ज्यादा सोचता हूं तो बोलता भी हूं। वो सब मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। कितनी मुसीबतें हैं इनके जीवन में, संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। मैं बस इसी में उलझ जाता हूँ। लेकिन मैंने कब कहा कि आप सिर्फ मेरे हो जाइए? आपकी रमा समझ चुकी है कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ उसके नहीं है। बस कभी कभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेरे पति होकर रहा कीजिए, ऐसे ही हंसा कीजिए, यही काफी है मेरे लिए। हंसिए। चलो चलो, अब बस हो गया। मुझे एक बात बताओ, तुम सच में पढ़ाई करने आई थी कि मुझे तंग करने? तंग करने। रमा, थैंक यू। क्यों? सच कहूं तो जब से ये पानी की समस्या शुरू हुई थी, तब से बहुत दिन हो गए मैं हंसना ही भूल गया था। लेकिन आज तुमने ये जो कुछ भी किया, उसकी वजह से बहुत दिनों बाद मैं मुस्कुराया हूं। थैंक यू। पढ़ो। भीमराव नहीं आएगा, भीमराव नहीं आएगा। प्रचंड देव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो इन छोटी जात वालों की चाल में खुद चला जाया करता था। मैं नहीं चाहूंगा, नहीं। भीमराव को खुद आना पड़ेगा मेरे पास। मेरा खौफ उसे खींच कर लाएगा। भीमराव, वो आएगा मेरे पास, जरूर आएगा। नंदू काका के साथ जिसने भी गलत किया है, वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींचना चाह रहा। जो व्यक्ति समाज में खुद की प्रतिष्ठा के प्रति सजग होता है, वो व्यक्ति समाज में किसी दूसरे को रहने देना ही नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी कभी ऐसा कार्य कर देते हैं जो संतुलित विचारों वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। अगर आप ही उसके पास दौड़ते हुए चले गए तो संतुलन कहाँ है? इसलिए आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो संतुलन हो जाएगा। अब एक लंबी सांस लीजिए, लीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। रमा, रमा, मेरा बैठ। रमा कहाँ है? रमा भीम को समझाने गई है, क्योंकि मैं भीम को अच्छी तरह से जानता हूं।
नंदू के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए वो बेचैन होगा, दुखी होगा। रमा उसे समझाएगी तो थोड़ा शांत रहेगा, और ऐसे कई मसलों पर शांत रहना उसे सीखना पड़ेगा। हमारा भीम कितना जल्दी सब कुछ सीख गया ना। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हो गया। जब वो छोटा था तब हम उसके बारे में जितना सोचते थे उससे भी वो बड़ी शख्सियत बनता जा रहा है। हाँ मीरा, दरअसल सबके हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन सबसे अलग, बड़ी और मजबूत शख्सियत उसी की होती है जो सबसे अलग रहने का हौसला रखता, जो अपने हक के लिए दूसरों का सहारा ना लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ता, जो अपना रुख खुद बनाता और उस रुख पर कायम रहता। और अपना भी ऐसा ही है, और इस बात का मुझे गर्व है। मिल गया समाधान। आज तक मैं दूसरों की भीड़ में घुसकर अपने हक की बात करती रही, लेकिन अब मैं भीम की तरह ही अकेली खड़ी रहूंगी और अपने हक की बात करूंगी। इस घर में अपना रुख और अपने तेवर बनाकर रखूंगी। भीम की तरह ही अकेली खड़ी होकर अपना हक मांगूंगी। समझ में आ गया भीम, तुम्हारे इस घर में अपने हक पाने के लिए तुम्हारे कद का, तुम्हारे जैसा होना ही जरूरी है। बाबा, भीम कैसा है? मैं समझाने गई थी उनको। थोड़े अशांत थे, उदास थे, लेकिन मैंने समझा दिया। अब शांत भी हो गए और ठीक भी है। अच्छा किया रमा, उसे समय समय पर समझाना ही चाहिए। फुलिया, जीजा भाई आप? एक बात बता, अगर मैं तुम लोगों जैसे कुछ काम करना चाहूं तो क्या करूं? फुलिया सुन, हम ना बाजार से सब्जी लेके आवत हैं। हाँ ठीक। अरे बता। हम का बताए, और आपको का जरूरत आन पड़ी काम करे की? वो भीम सबको कहता रहता है ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है, और भीम कहता है तो सही होगा, है ना? तो बता मैं क्या काम करूं? फुलिया सुन तो जरा, यहाँ। हाँ डलिया माँ, अब यहाँ बता। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, धन्य है हम कि आप हमारे जात के नेता मिल गए। बस बस बस, हमारे पैर छूने से क्या होगा? ये बताओ कि तुम दोनों अपनी जात, अपने धर्म, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हैं मेघनाथ जी। कुछ भी कर सकते हो? जी मेघनाथ जी, कुछ भी कर सकते हैं। सुंदर, अति सुंदर। हमारे धर्म की धुरी तुम जैसे बहादुर और निडर लोगों के कंधों पर ही चला करती है। हेरो, तो रस्सी लेकर आओ। जी। चलो मेरे साथ। आप सबकी जान बचाई भीम ने।
और अगर सबसे आगे जाकर लड़ेगा तो नेता होगा। और जोकू काका सब लोग नेता को ही ढूंढते हैं। अरे तो समस्या भी पैदा तो यही करता है ना, तो समाधान भी इसे ही करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भीमराव, तुम जा करके उस मेघनाथ से मिल लो, नहीं तो वो एक एक करके ऐसे ही चाल वालों को इसी तरह बुरी हालत करके यहाँ बेचता रहेगा। लेकिन आखिर ये मेघनाथ है कौन जो इस तरह से हमारी चाल के लोगों को बार बार परेशान कर रहा है? पहले नंदू, अब ये जोकू, क्या दुश्मनी है उसकी इस चाल के लोगों से? दलिया अम्मा, मैंने तो ये भी सुना है प्रचंड देव के जेल जाने के बाद ऊंची जात के लोगों ने मेघनाथ को अपना नेता बना लिया है। आएगा, भीमराव जरूर आएगा। आनंद भैया ने मुझे पहले ही बताया था, ये ऐसे ही करते हैं। ऐसे तो कहेंगे कि रमा तुम जीवन भर मेरे साथ रहो, लेकिन अभी गुस्से में क्या दिया, तुम नहीं आएगी मेरे साथ, मैं अकेला जाऊंगा। रमा, भीम बचपन से ऐसा ही है। लेकिन मैं पत्नी हूँ ना उनकी, मैं सब कुछ जानते हुए भी ऐसे खड़े नहीं हो सकती हूँ ना यहाँ। ऐसे ही रहो जैसे हम रहते हैं। हमें तो बचपन से आदत हो गई है भीम को मुसीबत के बीच देखने की। पिछली बार नंदू के साथ जो भी हुआ, उस वक्त मैंने उसे रोका था। अगर इस बार नहीं जाता तो ऐसी घटना किसी और के साथ हो जाएगी। और ये बात भी सच है, अब भीम मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। हाँ रमा, तू भी आदत डाल ले, तेरा पति ऐसा ही है, वो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी रास्ते पे जा सकता है और कोई भी खतरा मोल ले सकता है, और उसकी सजा हम सब भुगतेंगे। यहाँ जो भी कोई रहेगा ना, सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए कहती हूँ, मेरे लिए एक दुकान खुलवा दीजिए, जिससे मैं खुद पैसे कमाऊंगी और उस भीम से दूर जाकर रहूंगी। कम से कम चैन तो मिलेगा। रीजा भाई, ये समय नहीं तुम्हारी घटिया बातें सुनने की। मेरी बातें घटिया है? वो भीम पढ़ाई की बातें करता है तो उसकी बातें बड़ी महान होती है। ये रमा काम ढूंढने की बातें करती है तो इसकी भी बातें महान होती है। ये दोनों छोड़ो, ये दीदी वाहियात बातें करती है तो उनकी बातें भी महान बातें होती है। मैं आपको कह रही हूँ कि दुकान खोलकर मुझे आत्मनिर्भर बनने में मदद करो, तो मेरी बातें घटिया हो गई। ऐसे कैसे हो गया? देखो जीजा भाई, अभी समस्या दूसरी है। तुम्हारी बेकार की बातें किसी और दिन सुनेंगे, ठीक है? जब तक भीमराव के जीवन में रमा है, तब तक कोई भी अड़चन, कोई भी अवरोध, कोई भी फिसलन इन्हें से गिरा नहीं सकती। उसे एक बार में ही बहा दूंगी। अब जैसे लोगों की घृणित इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। और आप क्या, भीमराव अंबेडकर को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बने ही हैं हर बाधा को काटकर समाज का चेहरा दुरुस्त करने के लिए। बधाई हो, बहुत बहुत
बधाई। ये बधाई देने का नाटक अभी बंद कीजिए। आपको नहीं लगता कि अभी आपको समझ जाना चाहिए कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दे? भीमराव, मैं तो बधाई दे रहा था तुम्हें, तुम्हारे संघर्ष के लिए। और तुम तो संघर्ष करना जानते हो ना, फिर तुम जैसे संघर्ष करने वाले आदमी को कैसे रोक सकता हूं मैं? अगर तुम वहां फिसल कर गिर गए होते ना भीमराव, तो शायद मुझे तुम पर थोड़ी दया आ जाती। लेकिन तुम तो संभल कर निकल आए भीमराव, तो गिराना तो पड़ेगा मुझे। आज नहीं तो कल। चलता हूं। भीमराव, वो तुम्हारी चाल में सबसे बाहर वाला कमरा हितेश का है ना? बोलो। हाँ, क्यों? ठीक है। हितेश का कौन है भाई ये? क्या हुआ? क्या हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी। भीम, दीदी, क्या भीम, हुआ अम्मा? पता नहीं आनंद कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया मतलब? पता नहीं, उसका सामान भी घर में नहीं है और उसे मैंने हर जगह देख लिया। क्या? कहीं उस मेघनाथ ने अब आनंद के साथ कुछ? जीजाबाई, कुछ भी मत बोल। चलिए ढूंढने चलते हैं भैया को। हाँ, बुआ, मैं और अम्मा जाकर भैया को ढूंढ कर ले आते हैं। आप घर में ही रहिएगा और बाबा से भी कहिएगा कि वो बाहर ना आए। चलो। संभल कर जाना। ये कौन है? पता नहीं कौन है। लक्ष्मी। लगता है कि इसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। अरे जो भी हो, हम इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ, चलो उठाओ भाई, उठाओ इसे। मूर्खों, जानते हो कितना घोर पाप करने जा रहे थे तुम सब के सब? ये जिसे तुम सब अस्पताल पहुंचाना चाहते हो, जानते भी हो ये कौन है? लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। देखो, जान उसकी बचाई जाती है जिसकी जान की कोई कीमत हो। समझे कि नहीं? जी हाँ। अरे हाँ नहीं, बल्कि मेरे साथ सब मिलकर बोलो कि जान उसकी बचाई जाती है जिसकी जान की कोई कीमत हो, ताकि ये आनंद मरते समय भी हमारी ये बातें सुनता हुआ मरे। समझ गए? चलो चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। जान उसकी बचानी चाहिए, इसकी जान की कोई कीमत हो। जान उसकी बचानी चाहिए, इसकी जान की कीमत हो। जान उसकी बचानी चाहिए, जिसकी जान की कोई कीमत हो। जान उसकी बचानी चाहिए, जिसकी जान की कीमत हो। आनंद भैया। भीमराव, लक्ष्मी तो अभी तक लौट के आई ही नहीं। वो जरूर आएंगे। वो आनंद भैया को कुछ नहीं होने देंगे। भैया क्या हो रहा है आपको? भैया, आनंद भैया, आनंद भैया क्या हुआ आपको? आनंद भैया, आनंद भैया क्या हो रहा है आपको? लक्ष्मी भैया, आनंद भैया, क्या हो रहा है आपको? आनंद भैया, भाभी डॉक्टर को लेकर आ रही होंगी। लो भाई, इसकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई।
अरे ऐसे चुपचाप खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? एक आदमी इस दुनिया से जा रहा है। जब ऐसे लोग इस दुनिया से जाते हैं ना तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। इसलिए खुशी मनाओ, हंसो हंसो हंसो। दीदी अभी तक नहीं आई है। भैया भैया आनंद भैया आनंद भैया भैया उठिए ना भैया। ये क्या हो गया है रमा? आनंद भैया भैया उठिए ना। आनंद भैया आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, जरा जल्दी देखिए, आइए। अरे बचा के गया डॉक्टर साहब। आनंद 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 भीम, क्या हुआ आनंद को? अरे क्या हुआ होगा, मेघनाथ कहीं बाहर पकड़ लिया होगा और उसकी ऐसी हालत कर दी। ये मेघनाथ किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, देख लेना। नहीं हितेश काका, मेघनाथ जी ने कुछ नहीं किया है। आनंद भैया रास्ते से जा रहे थे, उन्हें चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गए। जो कुछ भी हुआ उन्हें अपने आप हुआ है। लेकिन हाँ, चक्कर आने के बाद मेघनाथ जी ने जो नाटक किया वो एक अलग बात है। कैसा नाटक? अगर आनंद की पत्नी लक्ष्मी दौड़कर अस्पताल जाए और वहां से वक्त रहते डॉक्टर को लेकर आ जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं। अब यही देखना चाहते हैं ना कि मैं अपने पति के लिए समय पर डॉक्टर साहब को लेकर आ पाती हूँ या नहीं? तो देखिए मैं डॉक्टर साहब को कैसे लेकर आती हूँ। लेकिन समय पर डॉक्टर साहब आ गए, मैंने दवा दे दी, अभी ठीक है। बस अब डॉक्टर साहब ने कहा इनका इलाज बीमारी ठीक होने तक निरंतर करना होगा। मतलब ये मेघनाथ हवा की तरह कहीं भी पहुंच जाता है, और अगर ये हवा की तरह चलता है तो मेरे कमरे में भी आ जाएगा। ए हितेश भाऊ, कोई ना घुस रहा तुम्हारे घर में, बस शांत रहो। ये आनंद की इतना तबीयत खराब है और तुम अपने चिंता लेकर बैठे हो। ऐसे तो बहुत चौड़ में घूमत हो तुम। हाँ, अब क्या हुआ? अरे इतना डर डर के रहोगे तो कैसे काम चली? ए फुलिया, ऐसे कौनों के डर के खिल्ली नहीं उड़ावा जात है। अब हमरे और नंदू के साथ जौन हवा, ओके बाद हितेश भाव के हालत का समझ सका तो ना, तो समझाओ। हाँ फुलिया, समझो। ब्याह के आई तो भीम भाव के समर्थन में भी थी और भीम भाव के खिलाफ भी रही, लेकिन आपके खिलाफ कभी भी नहीं थी। पर आज जो आपने किया उससे मैं बहुत दुखी हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे चिढ़ने लगूंगी, आपके खिलाफ मोर्चा खोल दूंगी।
आपसे बात बात पे लड़ूंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। पर ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि जब मेरे पति को इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तब मेरी सास ने पैसे नहीं देने दिए। सास नहीं, सौतेली सास। अब ये याद रखना, आज तक मैं सगी सास बनकर रही, उसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तो अब मैं कुछ दिनों के लिए सौतेली सास बनकर देखती हूँ, शायद मेरे हिस्से की चीजें मुझे मिल जाए। मैं और ये दलिया माँ के पास ही ठीक है। दीदी जा बेटे, इसे घर लेकर जा। चलिए आप। रमा, संभाल के। माफ करते आनंद, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी आई अब पहले से ज्यादा बुरी हो गई है, और जब घर में बुरे लोग हो तो उसमें क्या तुम्हारा इलाज होगा और कैसे तुम ठीक हो जाओगे। पापा, मैं समझ रही हूँ कि आपने ये फैसला क्यों लिया है। आज आई के कारण मैं बुआ, रमा, भीम भाव सबकी नजर में गलत साबित हो गई, और शायद इनकी नजर में भी। भीमराव, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? सारी परिस्थितियों की जड़ तुम हो, तो तुम ही इसका हल करो। आप अभी जरा शांत रहिए हितेश काका, कुछ नहीं होगा, आपको घबराइए मत। चाहे तो हम रात भर आपके साथ रह लेंगे। हमारे होते हुए वो मेघनाथ जी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके साथ। आप बस जरा शांत रहिए। देश के साथ आज रात कुछ तो करना पड़ेगा। ये बता बेटा, ये भीमराव तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी। कभी बताया नहीं तूने? बाबा, ईश्वर ने उसे छोटी जात का बनाया, सबसे छोटी। ग्रहों ने उसे गरीब बनाया, दसों दिशाओं ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बताना। हाँ, बात तो सही है, लेकिन बहुत क्रोध भरा है उसके अंदर। ग्रह उल्टे हैं, और सीधे तो करने पड़ेंगे ना। वैसे चाय अच्छी बनाई तूने। मालिक, सफाई हो गई, घर जल्दी जाना है, बच्चे अकेले होंगे। मेहनताना मिल जाता तो। कैसा मेहनताना? तुम लोग तो हो ही हमारी सेवा के लिए। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। जी जी मालिक। अच्छा किया।
मगर भीम, इन लोगों ने तुम्हारी बात मानी क्या? और भविष्य में भी तुम इनको कुछ समझाओगे तो ये समझ पाएंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें समझा लो, ये क्या कभी समझ पाएंगे? शोभा काकी, मेरी लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि ये सब मेरी बात माने, बल्कि मेरी लड़ाई इस बात के लिए है कि हमारी जात का हर व्यक्ति वो बात माने जो हमारी जात के भलाई के लिए है और वैसा ही करे। और ये लड़ाई मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता, मुझे लड़ते रहना होगा। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो खुद से यही वादा करता हूं कि इस लड़ाई को मैं रत्ती भर भी कमजोर नहीं होने दूंगा। अरे सुबह हो गई, सुबह हो गई, उठो। और देखो कुछ नहीं भावा। चोकू काका, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई नहीं आएगा। अरे तब हर रात जाग के नहीं बिता सका थे ना हम लोग। और भीमराव, हम पूरी जिंदगी ऐसे चाल में बैठे तो नहीं रह सकते। हमारा काम धंधा कैसे चलेगा? इसका कोई हल है तुम्हारे पास? अभी तो कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन सोचता हूं कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लूंगा। आप सब चाय पी लीजिए, दिन की शुरुआत तो अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या हल निकालेगा? मैं तो कहता हूँ चल के मेघनाथ के पैरों पर गिर जाते हैं। हाँ, गिर जाइए। जैसे हर बार ऊंचे जात के लोगों के सामने गिर जाते हैं, वैसे आज भी गिर जाइए। हितेश काका, इतना भी मत गिरिए, कोई आपको उठा ही नहीं पाए। अरे काम धंधा नहीं करेंगे तो हम लोगों का बैठा के खिलाएगी का तू? हैं? अरे शांत रहिए ना आप सब। अगर एक दो दिन इसी चाल में रह जाएंगे तो जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। और भीम गया है ना तो कुछ सोच के हल निकाल लेगा। और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो करो। दीदी, कोकण भी हमें बताकर जाया कि आनंद भैया के लिए जो कुछ भी करना वो सब मिलकर करेंगे। पापा ने तो गलत किया भैया के साथ। नाराजगी अपनी जगह थी, भैया को घर के अंदर आने देना चाहिए था। खैर छोड़िए, हम अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। पैसे यहाँ देने हैं या बाहर जाकर सबके सामने लड़ झगड़ कर देने हैं? ये सब तुम क्यों कर रही हो? किस लिए? दुकान खोलना है मुझे। एक बूढ़ा ससुर अपने बहू के गहने बेचने के लिए ले रहा है ताकि अपने बेटे का इलाज हो सके। इससे पूरा वक्त और क्या आ सकता है? बाबा की दुविधा मैं समझ रही हूँ, पर अभी मैं किसी को बता भी नहीं सकती, वरना फिर बहस हो जाएगी। ऐसी चाल में इतनी बड़ी मुसीबत है और मुसीबत नहीं देनी है। और
मैं आपको ये बताने आई थी कि काम ढूंढने अभी मत जाइएगा, बाद में जाएंगे। ठीक है। देख क्या रहा है? मार इसे! तब तक मार जब तक ये बेहोश ना हो जाए। मार! पैर में मार! मुझे धोखा देगा? मुझे धोखा देगा? मुझे धोखा देगा? मेघनाथ के बड़े बेटा शिशुपाल को धोखा देगा? मेरे छोटे बच्चे साहब, मत मारो साहब, साहब गलती हो गई साहब, आगे से नहीं करना साहब, माफ कर दो साहब, मार माफ कर दो साहब, साहब मत मारो। बस बेहोश हो गया ये, बस। ऐसे मारा क्यों तूने इसे? इसने पहले कहा था शराब की दुकान खोलने के लिए अपनी जगह देगा, लेकिन बाद में मुकर गया। फिर तो मार खाएगा ना। वचन से मुकर जाने पर तो नक्षत्र भी बुरा मान जाते हैं भाऊ। फिर सजा देने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ता है, जैसे कि आप आए। लगा मैं बताऊंगा तुम्हें शिशुपाल कि शराब की दुकान कहां खोलनी है। बाकी तुम कैसे खोलोगे ये तुम देख लेना। आप बस जगह बताइए पापा, कैसे खोलना है मैं अच्छे से जानता हूं। देखो बेटा, शराब का ठेका ऐसी जगह खुलना चाहिए जहां शिक्षा की सबसे ज्यादा बात होती हो, तभी तो ये शिक्षा की बात करने वालों को इसका करारा सबक मिलेगा। ज्यादती ना सही, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी मदद मत कीजिए, लेकिन अगर पूरी की पूरी पेंशन आप इन्हें दे देंगे तो इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसके साथ मैं अन्याय कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? देखो बेटा, तुम और मैं बात नहीं कर रहे। इसलिए तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। बाबा, वो नाराज होना अपनी जगह है, लेकिन आप अभी जो कर रहे हैं उसमें हम आपको रोकेंगे। मेरी पेंशन है, चाहे जो करो। और तुम दोनों होते कौन हो इस विषय पर बात करने वाले? लीजिए। ऐसे कैसे पैसे लेकर जाएगी? रुक! हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़ी। मैंने भी हाथ जोड़कर आग्रह किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब चलो। आप कुछ तो कीजिए। हाँ बताइए, क्या हुआ और आप कौन है? मेघनाथ का बड़ा बेटा हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। रितेश भाऊ, उठाओ तुम, उठाओ। अरे नहीं, तुम
लोग भी घुटनों पर बैठकर अरे अपनी सलामती की भीख मांगो, नहीं तो जान ले लेंगे। हम यहाँ किसी की जान लेने नहीं आए, बस ये बताने आए हैं कि तुम लोगों के चौल के पास में शराब की दुकान खुल रही है।